ग्राफ लिख रहे थे। अच्छा ठीक, भूमध्य रेखाओं से ध्रुवों तक धरातल पर वायदा भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक कोई नियमित वितरण नहीं होता है, कोई नियमित वितरण नहीं होता है। भूमध्य रेखा के पास अधिक तापमान के कारण निम्न वायुदाब होता है। भूमध्य रेखा के पास अधिक तापमान के कारण क्या होता है? निम्न वायुदाब होता है। तथा कर्क एवं मकर रेखाओं के पास उच्च वायुदाब होता है या मिलता है या रहता है। यहाँ से ध्रुवों की ओर तापमान में गिरावट के कारण वायुदाब को बढ़ना चाहिए। ध्रुव को क्या होता है, देखिए इस तरह से बताया गया है कि जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा वहाँ पर क्या होगा? निम्न होगा। ठीक है, तो पेटी के बारे में थोड़ा मार्कर नहीं है। ठीक है, तो देखो ग्लोब का जो जैसे ही आप किसी भी पोल की तरफ आप जाएंगे तो फिर जो भी आप जानते ही हैं, किसी भी तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। निश्चित तौर से सूरज जो है यहाँ पर सीधा नहीं पहुँच पाता है, तो तापमान कम होगा। तो कहना ये होगा, समझना, अगर इसको देखें तो व्यवहारिक रूप से होना क्या चाहिए कि तापमान धीरे धीरे जब क्या होगा, कम होगा, तो क्या बढ़ता चला जाएगा? इसका क्या वायुदाब बढ़ना चाहिए। जब क्या वायुदाब देखते हैं, यहाँ तो वायुदाब कम होता है, लेकिन 20 से 30 वाला जो है यहाँ तो वायुदाब बढ़ता है। ठीक है, वायुदाब बढ़ता तो आगे भी बढ़ना चाहिए। अगर इधर देखा जाए तो ऑब्जर्व करता है कि वायुदाब बढ़ता है, लेकिन अगर आपने देखा है कि यहाँ से यहाँ तक की देखी है, फिर इसके बाद में आपने 60 से 65 की देखी है, 90 85 से 90 या 80 के बीच में दूर करके पोल की तरफ है, इसको 50 मेगावाट की पोल पे कर दीजिए तो थोड़ा आसान रहेगा। मैं बता के आ रहा हूँ कि ये हिस्सा हो गया और दूसरा हिस्सा होता क्या है। यहाँ पर आपको है कि लो प्रेशर, टेम्परेचर क्या होता है? हाई, तापमान हाई, प्रेशर लो। यहाँ पर क्या हाई प्रेशर लो, तापमान इसके प्रेशर कम होगा तो बढ़ गया, अब इसके हिसाब से तो आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर फिर क्या हो जाता है? लो प्रेशर हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है? हाई प्रेशर। तो अपोजिट स्थितियाँ तो बीच में आ गया, ये पोल की तरफ जाने पर तो लो ही हाई ही होना चाहिए था, है ना? तो लो प्रेशर पर कैसे आ गया? वही बात कह रहा है। तो अभी आपको ये पता चलेगा कि जो ये वायुदाब पेटियाँ हैं, तो 7 वायुदाब पेटियाँ आपको मिलेंगी। 7 वायुदाब पेटियाँ हैं। अब देखिए इसमें से क्या हो जाएगा, एक वायुदाब पेटी हो जाएगी, 2, 3 और एक 4, और फिर
इधर भी, मतलब 3 इधर और ये कॉमन हो जाती है ना, और वाली कॉमन हो जाती है, जिस पर रेखा वाली कॉमन हो जाती है, तो ये वायदा पेटी ये, दूसरी ये, तीसरी ये, तो सेम इधर भी वही होगी। यस सर। तो इधर भी 3, तो 3 3 6 और ये वाली जो है कॉमन दोनों में ले ली जाएगी, तो 7 वायदा पेटी होगी, तो 7 वायदा पेटियां होंगी। अब 7 वायदा पेटियों में अगर देखा जाए तो एक होना चाहिए अधिकतम लो प्रेशर जो लो प्रेशर तापमान घट रहा है, तो इसी क्रम में चलना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर लो प्रेशर फिर हाई है फिर लो है फिर हाई। यस सर। तो अभी तक हम लोगों ने जो समझा है वही समझा है कि तापमान बढ़ने पर वायुदाब का अपोजिट इफेक्ट आता है, तापमान ज़्यादा होगा तो वायुदाब कम होगा। लेकिन अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर तापमान के अलावा एक और फैक्टर है जिसके कारण से ये वायुदाब है उसमें भिन्नता आती है, जो कि पृथ्वी की गति, पृथ्वी का जो रोटेशन है पर घूर्णन 24 घंटे में एक चक्कर घूम लेती है ना, तो वही जो रोटेशन है उसके कारण से भी हाई प्रेशर और लो प्रेशर का स्थिति बनती है। तो हमारी जो वायुदाब पेटियां हैं, अभी आगे पढ़ेंगे आप लोग देखेंगे, इसी में आज ही देखेंगे कि कुछ पेटियां हमारी तापजन्य हैं, कुछ पेटियां हमारी गतिजन्य हैं, कुछ तापजन्य है कुछ गतिजन्य है। तो देख लो, एक तो मैक्सिमम ताप और मिनिमम ताप को आप जान लो, तो जहां मैक्सिमम होता है और जहां मिनिमम होता है वो तापजन्य हो जाएगा। तो मैक्सिमम तापमान कहाँ होगा, अब मिनिमम कहाँ होगा, तो समझ में थोड़ा सा आया। यस सर। 3 आपकी 3 वायु राशियां जो हो गई 7 में से वो कैसी हो गई, तापजन्य हो गई। इतनी बात तो समझ में आ रही है। धीरे धीरे दिमाग में जो बच्चे बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं वो ये समझ लें कि यहाँ पर तापमान सबसे ज़्यादा होगा। यस सर। तो इसी नाते यहाँ पर क्या लो प्रेशर होगा, यहाँ तापमान सबसे कम होगा इन दोनों जगहों पर। तो जब तक दोनों ऐसे समझ लीजिए, जिनको नहीं समझ आ रहा होगा 30 से 30 इधर ये है और 60 से 65 ये है और ये 80 से 90 वाला हिस्सा ये है। तो यहाँ पर तो बेटा ये वाला हिस्सा है, ये कोण का हिस्सा और ऊपर से ये इक्वेटर का हिस्सा, ये दोनों कैसे हैं, तापजन्य। आगे का देखेंगे अभी कैसे कैसे होता है। 12 अभी इतनी बात समझ में आई ना, इस तापमान के आधार पर गति भी होता है। मैंने अभी कुछ मेंशन नहीं किया, मैंने यही भी बताया आपको कि आगे बढ़ने पर जब होना कीजिएगा क्या कि तापमान कम हो रहा है तो वायुदाब अधिक हो गया, हम लोग एक पेटी लोग कंफ्यूज कर दे रही है, एक पेटी कंफ्यूजन क्रिएट कर दे रही है कि यहाँ पर कैसे लो प्रेशर चल हो गया, जबकि यहाँ पर हाई है, तो यहाँ पर हाई 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 होना चाहिए, यहाँ भी हाई है, बीच में क्या जा रहा है, वही डिस्टर्बेंस। इसी को समझने के लिए यही एक अपवाद की स्थिति बन जाती है, जब तक नहीं पता था गतिजन्य का भी इफेक्ट, तो यही मानते हैं कि अपवाद इसको। लेकिन ये जान लीजिए कि तापजन्य और गतिजन्य यानी कि पेटी वायु 7 वायु पेटियां हैं, जिनमें से 3 के बारे में आपने जान लिया कि जो कि तापजन्य है। अभी आगे देखेंगे कि क्या इसके अलावा भी कोई तापजन्य है। इतना तो याद होगा हमेशा कि भूमध्य रेखीय पेटी कैसी है, तापजन्य है, और ध्रुवीय जो पेटियां हैं वो भी आपकी तापजन्य है। चलिए आइए आगे देखते हैं, फिर बात करेंगे आगे। परत कर्क रेखा मकर रेखा के पास उच्च वायुदाब मिलता है, यहाँ से ध्रुवों की ओर तापमान में गिरावट के कारण वायुदाब को बढ़ना चाहिए, योजना है। परंतु वह 60 डिग्री अक्षांश के पास, परंतु वह 60 डिग्री अक्षांशों के पास निम्न हो जाता है, परंतु वह 60 डिग्री अक्षांशों के पास निम्न हो जाता है। पुनः ध्रुवों की ओर यह कम तापमान के कारण, पुनः ध्रुवों की ओर यह कम तापमान के कारण वायुदाब उच्च हो जाता है।
उच्च हो जाता है, वायदा उच्च हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि वायदा की पेटियों में केवल या वायदा की पेटियों की उत्पत्ति में केवल वायदा की पेटियों की उत्पत्ति में केवल तापमान का ही हाथ नहीं होता, केवल तापमान का ही हाथ नहीं होता, वरन गतिक कारण जिसे डायनामिक फैक्टर्स कह सकते हैं आप, गतिक कारण डायनामिक फैक्टर्स भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये बात हो गई आपकी। चलिए आगे भी कर लेते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण होते हैं, पर्यटन कर लो। ग्लोब पर वायदा की कुल 7 पेटियां होती हैं। ग्लोब पर वायदा की कुल 7 पेटियां होती हैं, 7 पेटियां होती हैं। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर ये वायदा पेटियां जो उत्पन्न होती हैं, इससे कह रहे हैं उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर वायदा पेटियों को 2 बृहद समूहों में विभक्त किया जाता है। वायदा पेटियों को 2 बृहद समूहों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 है तापजन्य वायदा पेटी, दूसरा है गतिजन्य वायदा पेटी। पहला क्या है? तापजन्य वायदा पेटी बेटा, दूसरा है गतिजन्य वायदा पेटी। तो मैंने आपको बताया, जो अभी बताया आप लोगों को कि तापजन और गतिजन 2 तरह की वायदा पेटियां आपके पास है। मैंने इसके पहले आपको बताया कि तापमान का मेन प्रभाव 2 जगह ज़्यादा पड़ता है। एक तो ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश पहुंच नहीं पाता, तो तापमान का बड़ा फैक्टर वो होता है प्लेस। दूसरा, एक जगह पर 12 महीने जो है सूर्य का प्रकाश समान रूप से प्राप्त होता है, जो कि आपकी विषुवत रेखा होती है। अब आप देख लीजिए कि आप जानते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, ये जो प्लेस है सूर्य की मूवमेंट आप जानते हैं यहाँ से यही को होती है ना? yes. तो इसका मतलब है, मैंने बताया कि सूर्य का इस वाले हिस्से में 0 डिग्री अक्षांश के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण आते हैं, और कहीं 5 मिलता है, तो वो भी आपके गोल्डन का हिस्सा होगा। वैसे तापमान में 5 से 0 से 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण का हिस्सा जो पड़ता है। सूर्य की किरणें सदैव लगभग यहाँ पर समान रूप से 12 महीने, क्योंकि हम लोगों ने महीनों को 12 बांट रखा है कैलेंडर ईयर्स को देखने के लिए, तिथियों को समान करने के लिए। तो पूरे वर्ष भर सूर्य की किरणें क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर समान रूप से पड़ती है। और ये जो आपका पोल वाला हिस्सा है, यहाँ पर सूर्य की किरणें कभी भी किसी भी मौसम में किसी भी महीने नहीं पहुँच पाती थी, चाहे वो कोई महीना हो, 12 महीनों में कहीं नहीं पहुँच पाती। ये 2 हिस्से क्या हो गए आपके, तापमान अधिक मिलने वाले और तापमान नहीं मिलने वाले। तो इस कारण से ये दोनों अभी मैंने कई बार चर्चा किया आपसे, तो ये क्या हो गए तापमान कितना होगा, 1 2 3, ये 3।
बाकी अब देखिए क्या है, अब तापमान का फैक्टर आप सोचेंगे कि केवल इसी पर ही क्यों है, बाकी 13.5 डिग्री उत्तर और 13.5 डिग्री दक्षिण पर क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि वर्ष के एक पर्टिकुलर महीने में सूर्य यहाँ पहुँच जाता है और एक पर्टिकुलर डेट में, महीने के डेट में सूर्य यहाँ पहुँच जाता है। तो सूर्य जब यहाँ पहुँचेगा तो यह वंचित रह जाएगा, और जब यहाँ पर पहुँचेगा तो यह वंचित रहेगा, और यहाँ जब पहुँचेगा तो यह वंचित हो जाएगा। तो यानी तापमान का फैक्टर विषुवत रेखा पर ही रह रहा है, न कि कर्क रेखा और मकर रेखा पर अलग अलग है। जैसे जून के महीने में कर्क रेखा पर चमकेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप पेटी की बात करें तो फिर आपका भविष्य बन जाएगा यहाँ पे, जिससे कि आपका दक्षिण पश्चिम मानसून बनता है, भारत में वर्षा होती है, या दक्षिण पूर्व एशिया में कहीं वर्षा होती है, इससे बनता है ना। भाई क्या होता है, ये वाला हिस्सा होता है तो भारत से हिस्सा बनता है तो मानसून आ जाता है, पानी बच जाता है, भारत में ही बनता है। इसको पाकिस्तान को फायदा होता है, बांग्लादेश हो गया, आपका म्यांमार हो गया, जितने भी देश हैं सभी से प्रभावित। ठीक, तो अब एक यहाँ पर जबकि अब आप अभी यही पढ़ रहे हैं हाई प्रेशर जोन, तो हाई प्रेशर में तो कभी वर्षा होती ही नहीं है, हाई प्रेशर में कैसे वर्षा हो रही है, समझ रहे हैं बात को? तो वहाँ पर जो ये तापजनक पेटियाँ हैं ना, वहाँ पर ये फैक्टर वर्क नहीं करता। वहाँ पर ये फैक्टर मतलब उस पर्टिकुलर भारत एक ऐसा मतलब विचित्र देश है, विचित्र कहिए या कहिए कि प्रकृति के द्वारा कहीं कृपा पात्र, जैसे कभी कभी होता है ना किसी क्षेत्र विशेष को भगवान की बड़ी कृपा हो जाए, या मत्था टेक तो सब हो जाता है। तो भारत इसी टाइप का देश है कि जो भी इसका जो हिस्सा पड़ता है, अब आप देख लीजिए भारत की सिधाई पर आप चले आएंगे, यहीं पर देख लीजिए भारत का मैं सेंटर भी ले लेता हूँ, यहाँ पर देखो क्या है, रेगिस्तान। और भारत में नहीं होना चाहिए रेगिस्तान, अगर देखा जाए तो भारत में क्या रेगिस्तान होना चाहिए, उस अगर अक्षांश के आधार पर चले तो भारत में क्या है, इतनी बेहतरीन कृषि योग्य भूमि दुनिया में और बहुत कभी देशों के पास होगी, या पूरा टोटल क्षेत्रफल ले लें तो इतनी बेहतरीन धरती कहीं है ही नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल इसका बहुत बड़ा है बाकी छोटे देशों के अपेक्षा। तो भारत को क्या है कि हाई इसमें हाई प्रेशर जोन वाले 20 से जब ऊंचा चांस हो गया तो 20 से 30 पड़ रहे हो ना, कैसा हाई प्रेशर जोन, हाई प्रेशर जोन में हवा आती है नहीं आती है ना, अगर व्यवहारिक देखा जाए नहीं आती है। उच्च वायुदाब रहता है तो उच्च वायुदाब में रिक्ति बनेगी नहीं तो हवा आएगी नहीं, हवा आएगी नहीं तो पानी बरसेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर कुछ स्थिति ऐसी हो जाती है कि सूरज यहाँ चमकता है तो यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, उस स्थिति में ये वाला हिस्सा उच्च वायुदाब क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है और हवा यहाँ से यहाँ को चलती है, क्योंकि समुद्र से हवा आती है तो अपने साथ मॉइस्चर भी लेके आती है, यानी जलवाष्प में धारण के रहती है, और वह जलवाष्प जब उस रिक्ति को यानी कि हवा के जो निम्न वायुदाब को भरने जाता है तो अपने साथ जो उसका व्यवहार होता है वो ले करके जाता है। तो व्यवहार उसका कैसा है, यहाँ का जो समुद्र है वो क्या है, जब गर्मी करेगा तो यहाँ वाष्पित होगा, और जब वाष्पित जब होगा जब तो क्या होगा कि भाप बनकर उस बादल में उस हवा में क्या हो जाएगा, नमी चली जाएगी, और नमी जब जाएगी तो यहाँ पर आपका पश्चिमी घाट पड़ता है। आप देखते हैं भारत के इस वाले हिस्से में पूरा आप गुजरात का थोड़ा सा हिस्सा ले सकते हैं, या पूरा महाराष्ट्र से लेकर के आप सीधे चले जाएंगे केरल से तमिलनाडु, पूरा पश्चिमी घाट पड़ता है। तो जैसे इधर से हवा जाती है तो क्या हो जाती है, उससे टकराती है सतमाला और वगैरह महाराष्ट्र के जो तमाम सारे पहाड़ियाँ हैं आपने पढ़ा है, ये जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, पर्वतों पर सपोर्ट मिल जाता है, सपोर्ट मिलने के कारण से क्या करती है वो हवा उस पर चढ़ने लगती है, चढ़ती है तो मॉइस्चर आ जाता है, उसकी नमी संघनन होने लगता है, संघनन के कारण से खूब वर्षा होती है, महाराष्ट्र वगैरह में देखिए वो जबरदस्त वर्षा होती है, केरला के मालाबार में खूब वर्षा होती है। जैव विविधता का क्षेत्र भी आपने देखा है, पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी हिस्सा है जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, पढ़े देखा सब। तो ये चीजें होती है क्या, यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है और यहाँ पर वर्षा हो जाती है, जबकि यही क्षेत्र यहाँ पर देख रहे हैं तो वहाँ पर हाई प्रेशर जोन का है। तो होता क्या है, ये इतना दूर में यहाँ भारत वाला हिस्सा है, इतने दूर में ये पूरा सिस्टम वर्क नहीं करता, क्या नहीं करता। बाकी जो हाई प्रेशर जोन वाला फार्मूला है भारत, यानी यहाँ तक दूरों में देख लो ऐसे इतने दूर तक आप मान लो ये जो फार्मूला है वो हाई प्रेशर जोन वाला 20 से 30 डिग्री वाला वो काम नहीं करता, काम नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्या मान लो ये सीधा समुद्र हिंद महासागर का पूरा जो है समझ रहे हैं, भारत
हिस्सा है आपका यहाँ पर, जबकि इसके ऊपर होना चाहिए क्या, उच्च वायुदाब का क्षेत्र, वर्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है सूरज की गर्मी के कारण से, तो यहाँ जाकर क्या वर्षा करता है। लेकिन सेम स्थिति पर यहाँ पर देखें तो हाई प्रेशर जोन वाला जो हिस्सा पास हो रहा है वहाँ कम लगता है, जिसमें वर्षा नहीं होती, रेगिस्तान होता है। तो ऐसी आप यहाँ पर भी देख लेंगे तो कंडीशन आपको बनती चली जाएगी। तो समझ में थोड़ा सा आया, आ गया तो अच्छी बात है। बाहर एक तरह से कहिए ये थोड़ा सा हिस्सा, केवल हिंद महासागर का पूरा हिस्सा, ठीक है, वो भी कम इक्वेटर के ऊपर वाला, इक्वेटर के ऊपर यानी 20 से 30 डिग्री, ऐसे समझ लो 20 से 30 डिग्री या 15-18 से ऊपर रख लो आप, वो वाला हिस्सा यहाँ पर ये हाई प्रेशर जोन वाला फार्मूला वर्क नहीं कर पाता। यहाँ पर कितने पर्टिकुलर हिस्से में लो प्रेशर जोन बन जाता है 20 से 30 डिग्री चांस के बीच में। क्यों? क्योंकि सूरज जो है पानी को भी और अस्तर दोनों को गर्म करे, पहले अस्तर को गर्म कर लेता है, अस्तर गर्म करेगा तो हवा गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठ जाएगी तो निम्न वायुदाब बन जाएगा, हवा उसको भरने आएगी तो जिस व्यवहार जो उसका व्यक्तित्व है उस हिसाब से वो अपना बिहेव दिखाएगी। तो चूंकि समुद्र से हवा आ रही है तो नमी अपने साथ किए हैं तो वर्षा करा रही है, अगर ये रेगिस्तान से हवा आ रही होती तो शुष्कता लिए रहती, वर्षा नहीं कराती। तो इस नाते ये आपका ये फार्मूला करता है, जिसका अपना व्यवहार जैसा होगा ना, व्यक्ति किसी नाते कहा जाता है व्यक्तित्व को अच्छा करना, जिसका जो व्यक्तित्व है वही व्यक्तित्व दिखता है। यहाँ की हवा का व्यक्तित्व है नमी लिए है तो पानी बरसाएगी, अगर व्यक्तित्व इसका रूखा होता, शुष्कता होती तो पानी नहीं बरसाता, तो ठंडी का एहसास कराता, कुछ इस तरह की फीलिंग आती है, शुष्कता या गर्मी का एहसास कराता। थार के रेगिस्तान में देखिए वर्षा नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि अरावली पर्वत श्रेणी आप देखते हैं, अरावली का विस्तार कैसे है, उत्तर दक्षिण में भी पूरा पश्चिम, बताओ उत्तर दक्षिण में है बेटा, कुछ इस तरह का है, उत्तर दक्षिण से नहीं कह सकते ऐसे, तो दक्षिण पश्चिम जब मानसून आते हैं हमारे ऐसे निकल जाते हैं, तो जब रोकोगे नहीं तो क्या होगा, तो बारिश नहीं होगी, आदता नहीं पाएगा। जब वर्षा कब होगी, जब कोई ऐसा हो, कोई कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो और अगर किसी उपद्रवी व्यक्ति के बीच में अगर खड़ा हो जाए तो कितना भी सहनशील व्यक्ति है तो उसके साथ टकरार हो जाए। किसी नाते लोग क्या कर लेते हैं, जो उपद्रवी लोग आ जाते हैं तो अपने आप को ऐसा तीर बना देते हैं, उपद्रवी लोगों से लोग हट जाते हैं तो उपद्रवी लोग चले जाते हैं, तो अपना गुस्सा क्षोभ नहीं दिखा पाते। अगर उपद्रवी के बीच में आप थोड़ा सा टर्क किए तो अपना व्यवहार दिखा देगा। तो ये आपका जो अरावली पर्वत श्रेणी है, अगर यही उठा करके आप जाके हनुमान जी बन जाइए और मोड़ दीजिए तो जलवायु हो सकता है परिवर्तित हो जाए, लेकिन इतना ताकत तो नहीं, तो ऐसा मोड़ नहीं सकते, तो पानी व्यक्तित्व का बड़ा असर पड़ता है कि नहीं पड़ता, जिसके पास जो होगा वही तो देगा, तू छोड़ देगा। अब आप कायदा के आतंकियों के पास चले जाएंगे तो क्या देंगे वो आपको, कहेंगे लो AK-47 अब जाओ जिहाद के काम में, आपकी जो जान होगी वो जन्नत में जाएगी। वो जो पकड़ा गया था कसाब, देखिए क्या कह रहा था, उन्होंने बताया कि हमको जन्नत नसीब होगी, धरती सुख नहीं पाया तो सोचा वो कि आगे चल करके सुख ले लेंगे, तो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं लोग। लेकिन वहीं पर अगर इंडियन आर्मी में आप चले जाएंगे, भारतीय सेना में चले जाएंगे तो क्या कहेगा, भारत माता के लिए अपने आप को न्यौछावर करिए, तो उसकी फीलिंग अलग टाइप की होगी, उसको यही जन्नत मिलता है, क्योंकि उसको यही मन लगता है, सैनिक को यही महसूस होता है कि यहीं पर ही सारी जन्नत है और इस जन्नत को हम प्राप्त करके जा रहे हैं, यदि शहीद होंगे तो हमारा नाम अमर होगा। लेकिन और लोग जो है यहाँ नहीं मिल पाता है तो वहाँ ले जाने की बात करते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर भी जो मादक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं वो क्या करते हैं, उनको धरती का सुख कोई महसूस नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, अपने दिव्य अस्त्रों के साथ में धरती पर ही स्वर्ग की अनुभूति महसूस करते हैं। शाम को तमाम सारे लोग मिल जाएंगे आपको, बड़ी संख्या मिल जाएंगे आपको, है ना, कि नहीं मिलेंगे। इसी तरह से पंजाब जैसे राज्यों को देखिए, क्या है, पूरी तरह से युवाओं को ड्रग्स की तरफ, मतलब जन्नत की चाह उनको वहाँ तक ले जाती होगी। जन्नत की चाह लोग क्या करते हैं, ड्रगिस्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े जो बहुत अभी देखिए पेट के एग्जाम में, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना कि अगर बच्चा मतलब जो है गलत एक्टिविटीज करता है, हरकतों में आता है, मादक द्रव्यों को लेकर के था, पढ़ा था कुछ ना, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन था, एक पैसेज था ना। तो मैं कोई कहानी थोड़ी सुना रहा हूँ सत्यनारायण का था, मैं तो बात मुद्दे की कर रहा हूँ कि जो जैसे है उसी तरह से वो काम करेगा, है ना। तो वो आपका देखिए आयोग भी
पेट का जो एग्जाम इस बार हुआ है और जो प्रश्न पत्र मैंने उसके पैसेज को देखा है उसमें बहुत अच्छा, मतलब जो भी एग्जामिनर मैन्युफैक्चरर थे पैसेज तो भाई बहुत बेहतरीन, सारे पैसेज अच्छे थे सर, बड़ा मज़ा आ गया मुझे। मैंने उसको जब पढ़ा तो मुझे बड़ी फीलिंग आ रही थी अच्छी वाली, और वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें उसमें उन्होंने लिख रखा था। तो अब वो क्या हो गया कि जैसे मादक द्रव्यों को लेकर के अब हमारे युवा जो है एक तरह से अलग दिशा में चले जा रहे हैं, जिहादी कौन बन जाते हैं, तमाम सारे। अभी देखिए आए दिन हम तो सुनने में आ रहा है अलकायदा के आतंकी पकड़े गए। अभी पश्चिम बंगाल में आपने देखा एक टेररिस्ट पकड़ा गया है, कल की न्यूज़ है, नहीं देखा आपने? न्यूज़ देख लिया करो, एहसान करो यार। टीवी वाले इतना बेचारे एंकरिंग करते हैं, चिल्ला करते हैं, और वो कौन रिपब्लिक टीवी तो इतना तेज चिल्ला देता है, मतलब उसके एंकर दौड़ते हुए न्यूज़ बताने आते हैं। देखा कि नहीं देखा? मैं आ गया हूँ, मैं बिल्कुल दौड़ते हुए सब आते हैं, उनको देखिए बेचारे ऐसे बड़ा मेहनत करते हैं, वो लोग दिखाते हैं कि वो लोग हम दौड़ के आ रहे हैं, ऊपर से आएगा या जैसे टीवी पे आना होगा तो दौड़ते हुए आगे चल के आएगा। इसे लग रहा है कि मतलब बेचारा बहुत काम करता है। तो बहुत सारे लोग उसको जो नहीं समझते वो सोचते हैं बहुत अच्छा चैनल है, बड़ी मेहनत करता है। तो जो जिसका व्यक्तित्व होता है उसी व्यक्तित्व के हिसाब से कार्य होता है। तो हवाओं का भी जो व्यक्तित्व है, प्रकृति का भी व्यक्तित्व है। जैसे कहते हैं ना भारत कैसा वीरों की भूमि है, कुछ क्षेत्र विशेष पे आप जाएंगे कहेंगे ये वीर स्थल है, शहीदों की स्थल है, यहाँ पर तो बिल्कुल मक्कारी चलेगी ही नहीं। तो इसका क्या मतलब होता है, इंटेंशन क्या होता है? वहाँ पर उस चीज़ का एक सकारात्मक पहलू होता है कि नहीं, कुछ और पहलू होता है। कुछ जगहों को बोलते हैं निगेटिव जगह है, नकारात्मक भूमि है ये, यहाँ पर वो रहते हैं, ये रहते हैं, तमाम सारी बातें बताते हैं ना लोग। तो उसी तरह से हवाओं का भी व्यक्तित्व, ये आपका जो क्षेत्र है प्रकृति के द्वारा ये वरदान प्राप्त क्षेत्र है, जो कि हाई प्रेशर जोन में भी लो प्रेशर जोन बना करके वर्षा करा देता है। और इसी नाते दक्षिण पश्चिम मानसून जो है एक अलग आप टॉपिक ही पढ़ते हैं। दक्षिण भारत का मानसून जब पढ़ेंगे तो दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व एशिया का मानसून पढ़ेंगे जब, तो वहाँ पर एक आपको एक विशेष चीज़ देखने को मिलेगी, जबकि इसी से बेचारा ये वंचित रह जाता है अफ्रीका। अगर इसके पास भी ऐसा कुछ होता तो ये भी भाई हमारे जरा पता होगा आपको, लगभग करीब से थोड़ा बहुत बता करके ये स्थिति भी किसकी बनती है, इसको भी तो होना चाहिए कम से कम। यहाँ पर रेगिस्तान क्यों है, गिराना क्यों है, बर्बाद क्यों है? क्यों? क्योंकि जैसे श्रापित भूमि हो सकता है, मैं इस बात उसको नहीं वही कर रहा हूँ। एक तरह से देखिए कि हम लोग की भूमि कैसी है, वरदान प्राप्त भूमि है, भगवान वर्षा ही देते हैं। अब कुछ लोग इसमें से कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे समझिए स्थापित भूमि, वो भी कह लीजिए, जैसे पृष्ठ छाया प्रदेश वाली भूमि। आप हंसते रहिए बस समझते रहिए, पृष्ठ छाया प्रदेश वाला जो क्षेत्र होता है ना, यानी पिछवाड़े का क्षेत्र, किसके, पहाड़ी के पीछे वाला क्षेत्र। जानते हैं क्या होता है, जैसे कोई चीज़ आप किसी पे अटैक करें तो सामने वाले को पहले प्रहार होगा ना, तो अगर मिठाई फेंको तो पहले उसी को मिलेगा, तो फर्स्ट वाला ही लाभ पाता है। तो पहाड़ी के जो पूर्वी ढाल के पश्चिमी हिस्से वो हमेशा क्या होते हैं, एकदम लबालब संपन्नता से भरे होते हैं। इतना कीड़ा मकोड़ा, इतना वनस्पतियाँ की हाय तौबा उसको बना करके उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, जैव विविधता संपन्न क्षेत्र। लेकिन उसके पीछे के क्षेत्र को जैसे विदर्भ कहते हैं। विदर्भ के अंतर्गत एक नए राज्य की मांग हुई, 11 जनपद हैं, मालूम है? 11 जिलों के नाम पढ़ लीजिएगा जाकर, तो वीडियो में देख लीजिएगा। तो 11 जनपद जो है वो सूखाग्रस्त क्षेत्र। वहीं देखिए महाराष्ट्र के मुंबई में खूब जबरदस्त बारिश होती है, वहीं पुणे में चले जाइए तो पुणे में वर्षा नहीं होती है या उसके अपेक्षा कम होती है। वहीं नागपुर चले जाइए या इसके पूरे आसपास के जो क्षेत्रों में चले जाइए तो वहाँ के किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मुंबई महाराष्ट्र का रेशियो आप जानते हैं कितना प्रतिशत वहाँ पर शहरी आबादी है, बताइए जरा। आप यूपीएससी के विद्यार्थी हैं, बताइए हमको। आपको लगता होगा क्या, इमेजिन कर लीजिए, कल्पना कर लीजिए, हवा हवाई कितना होगा, ठीक परसेंटेज बताइए टोटल जनसंख्या का, कितना शहरीकरण होगा, कितना ग्रामीण होगा महाराष्ट्र का पूरा। कान पकड़ के सीधा उलट कर दीजिए, लगभग सीधा उल्टा होगा। 75-74% की लगभग जनसंख्या ग्रामीण है, या 70 आप मान सकते हो। 30% से कम ही है, 24% के करीब में शहरी जनसंख्या, 25% है। 73-74% जो है ग्रामीण जनसंख्या है। तो आप ये मत समझिए महाराष्ट्र मतलब कि सब सारे सर, वहाँ पर भी गरीबी है, वहाँ पर भी पिछड़ापन है। तो मुंबई पर्टिकुलर एरिया को छोड़ करके आप, ठीक है, बहुत सारे जो क्षेत्र हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है हाई प्रेशर जोन में बेटा लो प्रेशर जोन की स्थिति बन जाती है। तो ये एक तरह से समझ लीजिए कि आप ये
एक अच्छा स्थल बन जाता है। इसी से ही धान का कटोरा दुनिया भर का मिलेगा, बांग्लादेश को लेकर के, म्यांमार को लेकर के, भारत के कई सारी चीज़ों को एकदम धान होता है। चावल राइस खाते जाओ और उसी के गुड़गाते जाओ। यहाँ पर जो मैदानी क्षेत्रों में भी क्या, यहाँ राइस प्रिय लोग ज़्यादा होते हैं। जैसे मैंने जितने लोगों को जाना अपने जीवन में 10-5 लोगों को, उसमें देखा चावल ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। लड़कियाँ नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, इसने कहा, किसी ने कहा, तो बाबा जी से कुछ हो सकता है। सब मोस्टली ये मुझे सही भी लगता है थोड़ा सही भी है। नहीं, मैंने वर्ग विशेष पे नहीं कहा, मैंने ये कहा कि शायद ऐसा है। अच्छा देखिए, तो बात ये सब मक्के की रोटी सरसों का साग खाते हैं, तभी पंजाबियों के जैसे ही लोग हैं। सही भी है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। पंजाब और हरियाणा के बच्चे जानते हो, पंजाब हरियाणा की लड़कियां इतनी बहादुर कि एक यहाँ के उत्तर प्रदेश की टिप्पणी किसी स्टेट में नहीं है, क्षमा करेगा कोई, जैसे तो एक तो नहीं निपट जाएगा, वहीं निपट जाएगा वो शहीदों में उसका नाम अमर हो जाएगा। अब एक फेसबुक का वो आता है ना, ट्रू कॉलर का शायद आता है ना, तो मैं तो बहुत दिनों से ऐड देख रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था। एक दिन मैंने ध्यान से उसको देखा कि क्या है, क्या यार लाल क्या कर रहे हैं, लाल कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मारते नहीं, उसको कलर ही करते हैं। तो ऐसे डिस्प्यूटेड लोगों को, तो पंजाब और वहाँ के जो लोग हैं वो क्या रोटियों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब इसका मतलब नहीं बंगाली लोग कमजोर होते हैं, बंगाली लोग और भी मजबूत होते हैं। सबका अपना एक हिसाब किताब है। देखिए, हर आदमी अपने आप में सब, जो छोटा है वो भी, जो मोटा है वो भी, सबका एक इम्पोर्टेंस। जगह ज़्यादा कवर करनी है तो मोटा होना चाहिए, और कम में ज़्यादा एडजस्ट करना है तो दुगना होना चाहिए। तो हर आदमी का, हर क्षेत्र का अपना है। हमारे यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है, चावल की गेहूँ? चावल माने कुछ एक राज्य ही हैं जहाँ पर चावल कम खाया जाता है, बाकी जगहों पर चावल ज़्यादा खाया जाता है। हमारे यहाँ क्या दाल और रोटी, चावल और रोटी अक्सर बनती है सभी जगह। इसका मतलब है जैसे भोजन में क्या बनाया, तो घर वाले बोलते हैं अरे क्या बनाया, दाल चावल रोटी सब्जी सब बनाया, यही तो बोलते हैं नॉर्मली, यही बोलते हैं क्या बनाया है। जैसे बच्चे छोटे या थोड़े नए युवा लोग अक्सर पूछते क्या बनाया, तो बोले क्या बनाया, क्या दाल चावल रोटी सब्जी सब बनाता है। इसका मतलब चावल इन क्षेत्रों का भी, मेरा कहने का मतलब है कि चावल यहाँ का भोजन है। सेकेंड मीटिंग में हमारे यहाँ हो सकता है कहीं कहीं बनता है, कहीं कहीं नहीं बनता, और डिपेंड ये करता होगा कि पहले एक परंपरा ये भी थी, जानते हैं क्या, जिसके जिनके यहाँ परिवारों की संख्या ज़्यादा हुआ करती थी, वहाँ पर भी रोटियाँ बनाना एक जटिल काम होता था। तो इस नाते आपको मालूम होना चाहिए थोड़ा, अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे तो जो गरीब लोग हुआ करते थे, बड़े बड़े रजवाड़ों के यहाँ जो वर्क किया करते थे, उनको रोटियाँ खाने को नहीं मिलती। आप सुनेंगे तो बड़ा विचित्र सा लगेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। कारण क्या है, रोटी बनाएगा तो टाइम लगेगा, तो उनको सिर्फ चावल ही खाने को दिया जाता है। तो आप सोचिए कि कोई व्यक्ति आपके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दे रहा है, उसको आप क्या खिला रहे हो, मेहनत न करने के नाते चावल खिला रहे हो। ऐसा होता था, आपने देखा है बड़े बड़े लोगों को, सुना है कि नहीं, रजवाड़े बड़े रियासत वासत जमींदार वगैरह, एक बड़ी अच्छी वाली फीलिंग आती है सुनने के बाद। और लेकिन अगर आप इमोशनल व्यक्ति हैं, थोड़ा सा आपको खिन्नता भी इसमें आएगी, अच्छा नहीं लगेगा थोड़ा सा। अभी मम्मी पापा आपके लिए क्या करते हैं, चावल बनाने से होता है ना ईजिली। जब से कोई आदमी थका रहता है क्या कहता है, तहरी बनाने क्या कहता है। पहले जब तहरी नहीं था तब क्या था, खिचड़ी। एक फेस्टिवल भी हमारे यहाँ है, अभी खिचड़ी के नाम पे लोग गुस्सा जाएंगे। मैं कहता हूँ आपके यहाँ खिचड़ी बनती है तो शायद ही कोई एक्सेप्ट करे, अब कब बनती है क्योंकि कोई खाते ही नहीं तो बनेगी। अब खिचड़ी का स्टैंडर्ड रूप क्या है, मीन्स ये कैसी राइस है, मतलब राइस का व्यंजन है ना। अब ये तब बनाते हैं जब आदमी थके होते हैं, दूसरा बीमार हो, जैसे कुछ पचेगा नहीं तो बना तो क्या को वही वाला भोजन। यानी कि चावल हमारे मध्यवर्ती हिस्से का भी महत्व है। इसके बाद कौन सा हिस्सा पड़ेगा भाई, इसके बाद तो पहाड़ उत्तराखंड पड़ जाएगा, इसके बाद पढ़ेंगे हम कहाँ, दिल्ली पहुँच जाएंगे। अब दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा, रेगिस्तान में कुछ होता नहीं, अरावली के इधर ही होता है, मतलब पूरब में, अरावली के पश्चिम में कुछ नहीं। अरावली बड़ी विचित्र स्थिति है, 3 स्थितियाँ पाई जाती हैं। एक तो रेगिस्तान, दूसरा मध्य का
मध्य वाला हिस्सा जो है वो पर्वतीय, पूरब वाला हिस्सा मैदानी और दक्षिण वाला हिस्सा पठारी। मालवा 4 हिस्सों में बटा हुआ है। राजस्थान है, ये रेगिस्तान, राजस्थान, ठीक है। अब ये राजस्थान का ये हिस्सा रेगिस्तानी, ये मध्यवर्ती हिस्सा क्या पहाड़ी, ये क्या होगा मैदान, ये क्या हो गया पहाड़ी, और ये क्या हो गया भैया ये वाला हिस्सा पठारी, ये है हिस्सा। तो अब हमारा हिस्सा जब ऐसा आता है तो यहाँ से छूटा हुआ ये दिल्ली चला जाता है, फिर इससे हरियाणा आ जाता है, आपका क्या आ जाता है पंजाब आ जाता है। तो रोटी यही सब रोटी, अब पंजाब के ऊपर की रोटी लेने जाओगे क्या, नहीं मिलती रोटी, रोटी यही मिलेगी आपको। यहाँ पर रोटी मिलेगी क्या, यहाँ रोटी मिलेगी क्या, मालवा के 45 किलोमीटर तक आपको हो जाएगा। तो भूगोल जानो कम से कम, भूगोल ये वाला हिस्सा है यहाँ मिल जाएगा आपको। फिर इसके बाद ये हिस्सा मिलेगा, यानी हम लोग जो हिस्से हैं यही सब है। इसके बाद से जैसे आगे बढ़ेंगे तराई हिस्सा आ जाएगा, गोरखपुर का हिस्सा। तो तराई में क्या बनता है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो तराई बैठ के होंगे जिनके यहाँ गेहूँ कम पैदा होती है। भाई जो बाढ़ वाले हिस्से हैं क्या होता है, बाढ़ जब आ जाती है तो बाढ़ के नीचे जाने और खत्म होने तक पानी नहीं सूखता, तो आप गेहूँ की रोपाई कैसे करोगे। तो क्या करते हो, उसको छोड़ देते हैं, बाकी कोई और सब्स्टिट्यूट उसका फसल को वहाँ पे लगा लेते हैं, या उसको छोड़ ही देते हैं, फिर अगली फसल लगाते हैं। जब निम्न भूमि हो जाएगी बेटा तो उसमें क्या होगा, पानी सूखेगा नहीं, पानी सूखेगा नहीं तो गेहूँ की बुआई कैसे करोगे। और गेहूँ के लिए क्या है, बड़ी अच्छी ज़मीन होनी जरूरी है। जब तक अच्छी ज़मीन नहीं होगी तो आपकी गेहूँ के बीज सड़ जाएंगे और वहाँ पर गेहूँ की फिर खेती हो नहीं पाएगी, मतलब उत्पादन ही नहीं हो पाएगा। इस कारण से ऐसी स्थिति बनी रहती है। ठीक है, तो ये स्थिति बनती है, समझ रहे हैं आपको। तो इतना बात समझ में आया ना। और देख लो, जब ये 3 हो गया ना बेटा, कौन सा तापजन्य, तो बाकी सब गतिजन्य। तो 4 आपकी गतिजन्य हो गई। अभी तक मैंने आपके दिमाग में इतना रखा था कि 3 आपकी पेटियां जो हैं, ऐसे 3 पेटियां, ये पोल है और बीच में क्या है आपका इक्वेटर, ठीक है। तो ये जो आपकी हो गई 3 आपकी पेटियां हो गई, ये है तापजन्य और बाकी सब गतिजन्य। तो यहाँ पर अब दो बाकी सब कौन सी, एक तो 20 से 30 वाली और उसके बाद में अगला क्या है 60 से 70 वाली आपकी पेटी। तो 2 एक पेटियां हो गई और 2 4 पेटियां कैसी हो गई बाबू, गतिजन्य हो गई। और 4 जो है 3 जो है तापजन्य पेटियां हो गई। पूछता है कि वायु कितनी पेटियां हैं, या पूछेगा इससे पर्टिकुलर ऐसे प्रश्न पूछता है, यही से खत्म है। बस आगे डिटेल और तथ्यों को बाकी जानना है। पूछेगा कि कितनी वायदार पेटियां, 7। वायदार पेटियों को कितने भागों में विभक्त किया गया है, 2 भागों में। कौन कौन सा, पेटियों में से ऑप्शन जो भी होगा घट से कर देंगे आप। पूछेगा निम्न में से कौन तापजन्य पेटी है, तो दोनों पोल और विषुवरेखीय पेटी जो है वो कैसी है, तापजन्य है। गतिजन्य पेटियां क्या है, तो आप इसमें से इसका नाम कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों पेटियां आपकी हो गई है ना। यह क्या है, उष्णकटिबंधीय पेटी और उपोष्णकटिबंधीय पेटी, ये दोनों पेटियां कैसी हो जाएंगी, गतिजन्य पेटियां हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ 2 इधर और 2 इधर, 4। तो 4 पेटियां कैसी हो गई, गतिजन्य, और 3 पेटियां तापजन्य। इसमें गति का इफेक्ट पड़ेगा, क्लियर है, ठीक। चलिए, अच्छा एक बच्चा कौन था, बड़ा मेधावी बच्चा है, उससे जरा सवाल पूछा जाए भाई, वो बताएगा कौन भाई, बड़ा ही गारू बच्चा है यार, मतलब दिल गर्वित हो गया उसको देख करके। मतलब उसके शब्दों, मतलब ऐसा डेडिकेशन अगर हो जाए इंडिया में तो कुछ इतिहास ही बन जाएगा, है ना। तो पढ़ने वाले बच्चे ऐसे भी हैं जो पैशनेट हैं, दीवाने हैं, अच्छे बच्चे हैं। अरे भाई उसी बच्चे की बात कर रहा हूँ जो कह रहा था कि पढ़ाई नहीं होती। बहुत बहादुर बच्चा था। देखिए ये लोग अवसर की तलाश में रहते हैं, कहते हैं ना जैसे किसी प्रोग्राम में रंग में भंग कैसे डालें। ये बड़े सफल भी होते हैं, ये बड़े सफल भी होते हैं, बड़े पुरुषार्थ वाले व्यक्ति होते हैं। क्योंकि देखिए किसी चीज़ को बिगाड़ना आसान बात नहीं, आपके बस की बात नहीं है। जो सामान्य व्यक्ति है कितना भी प्रभावशाली है वो नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उपद्रवी व्यक्ति क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। क्योंकि
व्यंजन बना दीजिए, एक चावल ब्लैक हो जाए तो कैसा होता है? खाने का पूरा स्वाद देखने पर पूरा टेस्ट उससे बदल जाता है कि नहीं? और कहीं से गलती से आ जाता है तो तुरंत आदमी क्या करता है, जो निकालता है उसको पहले छुपाता है कि कहीं कोई देख ना ले और इज्जत की बिक्री हो जाए। बड़ी सही बात है। चलिए भाई, आइए दोस्तों आगे चलते हैं। तो एक तापजनक पेटी हो गया, दूसरा गतिजन वायुदाब पेटी। ठीक है, अब लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए दोस्तों। तापजन वायुदाब पेटी, तापजन वायुदाब पेटी में, तापजन वायुदाब पेटी में भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी तथा ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, तथा ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियों, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियों, क्योंकि दो पेटी हो जाता है, दोस्तों अन्य पेटी हो जाता है। भूमध्य रेखीय जो है वायुदाब पेटी एक है, ठीक, भूमध्य रेखीय वायुदाब पेटी एक है और ध्रुवीय वायुदाब पेटियां दो है ना, उत्तरी और दक्षिणी। तो पेटियों को, उच्च वायुदाब पेटियों को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार तीन तापजन्य वायुदाब पेटियां हैं। इस प्रकार तीन तापजन्य वायुदाब पेटियां हैं। अब बेटा पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। गतिजन्य वायुदाब पेटियों में, गतिजन्य वायुदाब पेटियों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियां, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियां, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियां तथा ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां, ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां। अब ध्रुवीय मतलब बेटा ये 60 से 70 वाला, 60 से 65 या 70 आप भी कह रहे हैं, ठीक है, ये वाला कह रहा है ना कि आपको ध्रुवीय मतलब सोल नहीं कह रहा है, ठीक है। देखो इसको क्या कह रहा है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। अब उपोष्ण क्यों कह रहा है बेटा, अब आप कहोगे सब उष्ण होना चाहिए, उपोष्ण कैसे है? देखो बेटा जब इधर आ जाएगा तो क्या उष्ण रह जाएगा, ये बदलता रहता है ना, इस नाते इसका उपोष्ण, उष्ण और उपोष्ण मतलब दोनों, शीत और गर्म दोनों। गर्म कब होगा, जब उत्तरायण रहेंगे, और दक्षिणायन रहेंगे तो दक्षिण वाले हिस्से को गर्म करेंगे, तो इस नाते इसका नाम उपोष्ण कर दिया गया। समझ में आ गया ना? तो और इसको ध्रुवीय कहा गया है। ये जो ध्रुवीय है, ध्रुवीय वायुदाब पेटियां ये दोनों बड़ी ध्रुवीय। चलिए, तो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों को सम्मिलित किया जा सकता है या सम्मिलित किया जाता है इस प्रकार उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों को मिलाकर, इस प्रकार उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों को मिलाकर 4 गतिजन्य वायुदाब पेटियां हैं, 4 गतिजन्य वायुदाब पेटियां हैं। वायुदाब पेटियां, चलिए हेडिंग कर लीजिए बेटा। अब एक एक की डिटेल सातों पेटियों की हम लोग करेंगे। हेडिंग कर लीजिए, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, विषुवत रेखीय, विषुवत
देखिए निम्न वायु का तेजी। ठीक सर, आ गए। कल मिलते हैं हम लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद। क्यों?